आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस की। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी परसुएशन की, जो कि हमारे चैप्टर एटीट्यूड का एक हिस्सा था। उसी में एक और टॉपिक बचा है कॉग्निटिव डिसोनेंस, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसमें हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो टॉपिक है कॉग्निटिव डिसोनेंस। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे दो वर्ड हैं, कॉग्निटिव और डिसोनेंस। डिसोनेंस का मतलब होता है इख्तिलाफ, या कह लीजिए कि टकराव, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। और कॉग्निटिव का यहाँ पे कनेक्शन किससे है? नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से। इसको उर्दू में हम लोग बोल सकते हैं इल्मी इख्तिलाफ। लेकिन ये इल्मी इख्तिलाफ ऐसा नहीं है कि सामने वाले की नॉलेज कुछ और है, हमारी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन कुछ और है, और दोनों में जो है टकराव हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। ये जो डिसोनेंस है, टकराव है, ये इंसान के अपने अंदर होता है। जब किसी इंसान के अंदर एक ही वक्त पे दो अलग अलग विचार चल रहे हों और आपस में टकराएं, और दोनों एक दूसरे के विपरीत हों, ऐसी सिचुएशन जो होती है उसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, इट्स अ मेंटल स्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस्ड बाय दोज हु होल्ड टू और मोर कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ, आइडियाज और वैल्यूज एट द सेम टाइम। यानी कि एक बेचैनी वाली परिस्थिति है, एक परेशानी वाली सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई एक इंसान दो या उससे अधिक या उससे ज़्यादा वैल्यूज़ या विचारों, ख्यालों में परेशान रहता है, उसमें मुब्तला रहता है एक ही वक्त में। उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। अज्यूम करिए कि आप सोचते हैं कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, एकदम आपका ये वैल्यू सिस्टम बहुत बेहतर है, पेशेंस बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप गुस्सा करते हैं बहुत बुरा। तो आपके वैल्यू सिस्टम, आपका ये दिल तो एक तरफ कह रहा है कि नहीं गुस्सा नहीं करना, लेकिन आपका बिहेवियर जो है उसके उल्टा काम कर दिया। यानी कि कह लीजिए कि सोचने और करने में फ़र्क हुआ, या फिर कहने और करने में भी फ़र्क हुआ। ये होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ऐसे ही इनकॉग्निटिव डिसोनेंस भी होता है। इनकॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है? जब आप अपने वैल्यू सिस्टम के खिलाफ, या जो भी आपके मन में हो उसके खिलाफ काम तो करते हैं, लेकिन आपको उसकी जानकारी ना हो। जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की फ़िक्र करते हैं, या फिर जो है नॉन वेज मान लीजिए खाते हैं, लेकिन अनजाने में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उससे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप पोल्यूशन की बहुत फिक्र कर रहे हैं, मान लीजिए दिवाली पे आपने पटाखे फोड़ दिए, उससे आपको मतलब अंदाज़ा नहीं है कि हाँ पटाखे फूटे तो उससे कितना नुकसान हुआ नहीं हुआ, अंदाज़ा नहीं, और आपने अनजाने में कर दिया। तो ये भी एक चीज़ है कि आप अंदर से तो चाह रहे हैं कि हाँ पोल्यूशन से हो जाए, लेकिन आपको अपना ही काम करते हुए उस बात का ख्याल नहीं था। वो होता है इनकॉग्निटिव डिसोनेंस। लेकिन यही चीज़ जब आपको पता हो तब आप करें, वो हो जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। और ये स्ट्रेसफुल इसलिए हो जाता है ना कि आपको पता है, आपका दिल कहता है कि नहीं हम गुस्सा ना करें, अच्छे से रहें, फिर भी आप गुस्सा कर देते हैं। गिल्ट आता है मन में, आप चाहते हैं कि हाँ गाली ना दें, एकदम आप अपनी गाली से परेशान हैं, और एकदम आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, फिर अचानक कुछ ऐसी चीज़ आई कि आपने गाली दे दी। एकदम आप, उससे भी तकलीफ हुई, गिल्ट में आप चले गए कि नहीं हम इतना कोशिश करें, हम चाहते हैं गाली ना दे, फिर भी हमने गाली दे दी। तो इसको आई होप इन सारे जो है एग्जाम्पल से और डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया कि कॉग्निटिव डिसोनेंस होता क्या है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? कॉग्निटिव डिसोनेंस है किसी के अंदर, मान लीजिए किसी का एटीट्यूड अंदर से कुछ और है, वो बेचारा वैसा प्रिटेंड नहीं कर पा रहा, वैसा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा खुद को। तो नहीं कर पा रहा तो नहीं कर पा रहा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन नॉर्मल सी बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। इंसान बहुत रिग्रेट में चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में डूब जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। और गिल्ट में और स्ट्रेस में जाने का मतलब ये है कि वो एनजाइटी की तरफ बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेगा। मे भी कभी कभी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि इंसान डिप्रेशन में चला जाए या सुसाइड ही कर ले। जैसे एक केस था, हमको नाम नहीं याद है, आई थिंक वो था अफ्रीका की कोई कंट्री थी शायद, जहाँ पे एक फोटोग्राफर ने जो है एक फ़ोटो ली थी, या आई थिंक सीरिया की फ़ोटो थी शायद।
फ़ोटो ली कि एक बच्ची थी वहाँ पे रेगिस्तान में पड़ी हुई थी, एकदम भूख से बेचारी परेशान थी और वहीं पे एक गिद्ध भी बैठा था, जो वेट कर रहा था कि बच्ची कब मरे और फिर वो उसको खा ले। उन दोनों का साथ में फ़ोटो लिया फ़ोटोग्राफ़र ने। और चूँकि फ़ोटोग्राफ़र था प्रोफ़ेशनली, उसने फ़ोटो लिया। बाद में उसका इतना मज़ाक उड़ा कि जो है यहाँ पे एक नहीं 2 गिद्ध थे, वो फ़ोटोग्राफ़र भी एक गिद्ध था जिसने बच्ची को बचाने की कोशिश नहीं की और बच्ची अल्टीमेटली मर गई। अब ये क्या है, अब जाहिर सी बात है फोटोग्राफर दिल का बुरा नहीं रहा होगा। यहाँ पे भी उसके साथ कॉग्निटिव डिसोनेंस का एक जो है मामला पेश आया, एक तरीके से कह सकते हैं, एक्चुअल में तो जो है परफेक्टली नहीं, बट एक तरीके से कि उसका वैल्यू सिस्टम अच्छा रहा, लेकिन उसने बिहेव बिल्कुल अलग किया। वहाँ पे वो चाहता तो बचा लेता, लेकिन उसने नहीं बचाया। ये बात उसको इतनी खाती गई, इतना जैसे क्रिटिसिज्म मिला उसको समाज से, दुनिया भर से, वो बात उसको एकदम परेशान करती रही, एकदम पेनफुल और स्ट्रेसफुल उसकी कंडीशन हुई। और अल्टीमेटली वो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो सहन नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस के साथ ये एक प्रॉब्लम होती है कि तकलीफ जो है बहुत ज़्यादा होती है। वजह क्या है इसकी कॉग्निटिव डिसोनेंस की? पहला तो हो सकता है कि आपको किसी चीज़ का डर हो, जिसकी वजह से आप अपने एटीट्यूड के खिलाफ जाके काम करें। कई बार होता है कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कोई और प्रेशर होता है हमारे ऊपर, उसकी वजह से हम वो एक्शन नहीं ले पाते। कई बार ऐसा होता है कि एस्पिरेशन की वजह से, मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आईएएस या आईपीएस हैं, और आपके सामने कोई ऐसा केस आया जिसमें जो रेपिस्ट है या मर्डरर है वो किसी नेता के पार्टी से बिलोंग कर रहा है। आपके सामने वो है, कंफर्म है कि वही बंदा है जो मर्डरर है या रेपिस्ट है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आ जाता है कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। तो आपका एटीट्यूड तो बड़ा ईमानदार है, अंदर से बड़ा ईमानदार है, लेकिन दूसरी तरफ ऑर्डर आने की वजह से आप कंफ्यूज हैं। अब आप ईमानदारी इतनी भी नहीं है कि आप ताव में रिज़ाइन कर दें और अपनी फैमिली और बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ दें। आपको अपनी फैमिली का भी सोचना है। यहाँ पे एस्पिरेशन क्या हो गया, फैमिली हो गई। आपके बच्चे आपकी नज़र में आ रहे हैं कि अगर हम जॉब छोड़ दें तो फिर होगा क्या। तो इसकी वजह से आप क्या करते हैं, अपनी ईमानदारी को साइड कर देते हैं और मजबूरी में अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये भी एक कॉग्निटिव डिसोनेंस है, जो कि आपके एस्पिरेशन की वजह से है। तीसरा है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब जहालत। अगर आपके अंदर समझ नहीं है तो भी एक कॉग्निटिव डिसोनेंस हो सकता है। अगर इसको कम करना हो, जैसे कि प्रॉब्लम आपने देखी ना कि पेनफुल बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेसफुल होता है। अब इतना तो जैसे झेलना ये अच्छी बात नहीं, और है भी अगर किसी इंसान के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे कम हो? तो कम करने के तरीके क्या हैं? पहला ये कि आप अपना एटीट्यूड या बिहेवियर चेंज करिए। कोशिश करिए कि जो आपको फ़र्क दिख रहा है कि हाँ, मेरा एटीट्यूड कुछ और है, हम बिहेव कुछ और तरीके से कर रहे हैं, मेरा वैल्यू सिस्टम कुछ और कह रहा है, मेरा दिल कुछ और कर रहा है, और हम एक्चुअली में कुछ और कर रहे हैं। तो जो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, पहले तो उस फ़र्क को चेंज करने की कोशिश करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है लीजिए, दोनों साइड से इन्फॉर्मेशन लीजिए कि आप जो है कुछ गलत कर भी रहे हैं, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बटोरने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका माइंड ब्रॉड होगा, आपकी थिंकिंग ब्रॉड होगी, और कोई ना कोई एक सेकंड पर्सपेक्टिव दिखेगा जिससे आप अपने कॉग्निटिव डिसोनेंस को सही कर सकते हैं। इसका एक नेगेटिव एग्जाम्पल भी आजकल मिलता है कि हम अगर कोई गलत काम भी करते हैं आज के टाइम पे, तो उसको सही ठहराने के 10 रीज़न आपके माइंड में आएंगे कि अरे ठीक है, इस वजह से ऐसे ऐसे चल सकता है। तो ये चीज़ें भी हैं। इसके अलावा ट्रिवियलाइजेशन। ट्रिवियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को बहुत छोटा कर देना। आपने अगर कोई ऐसी हरकत की जो आपके वैल्यू सिस्टम के खिलाफ थी, आपके एटीट्यूड के खिलाफ थी, आप उसको छोटा कर दीजिए। आपने जो है किसी को मान लीजिए बहुत बुरा पीट दिया, गलती आपकी थी कि आपने ज़्यादा पीट दिया, वैसे ज़रूरत नहीं थी उतना बोलने की या पीटने की, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा पीट दिया, बहुत ज़्यादा बोल दिया। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप एकदम गिल्ट में डूबे जा रहे हैं, एकदम पेन हो रहा है आपको। आप वहाँ मन में सोच लीजिए कि नहीं नहीं, उसकी भी गलती थोड़ा थी, और वो अगर ऐसा नहीं करता या फिर जो है वो मेरी बात मान लेता, तो हम इतना पीटते ही नहीं। आप अपने आप को जो है जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, अपनी गलती को जो है आप ये नहीं करेंगे नहीं हम पीट के सही किए। बस आपने ये कहा कि नहीं, अगर वो भी ऐसा नहीं करता, जबकि मान लीजिए सामने वाले की भी गलती है, तब बस उसकी गलती को भी थोड़ा सा सोच लीजिए। इसकी वजह से आपका जो अपना पेन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये है, इसको बोलते हैं ट्रिवियलाइजेशन। इसके अलावा सेल्फ अफर्मेशन। आप कोई एक सेकंड जो है
स्टेप लीजिए, सेकंड ऑप्शन चूज करिए, दूसरा विकल्प चूज करिए। जैसे आपने गलती से किसी को मार, मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और मान लीजिए रास्ते में कोई डॉग है और आपकी कार चढ़ गई उसके ऊपर, जानबूझ के नहीं चढ़ाई आपने, चढ़ गई, आपको पेन कम करना है, तो आपने क्या फैसला किया कि वो मेरी गलती से कुत्ते की जान गई, हम अब हर महीने 10 कुत्तों को खाना खिलाएंगे या घर में खुद कुत्ता पालेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, या फिर जो आवारा कुत्ते हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो, जो ऐसे ही मर जाते हैं बीमारी से या लोग मार देते हैं, उनकी हम देखभाल करेंगे। तो आप एक जो है एडिशनल जो है एक ऑप्शन ढूंढ लेते हैं दूसरा, जिससे आप जो आपने गलती की है उसकी आप भरपाई कर सकें। ये होता है आपका सेल्फ अफर्मेशन। इसके अलावा है इग्नोरिंग सच इनपुट्स। जिस वजह से आप गिल्ट में जा रहे हैं, जिस वजह से आप परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपने कॉग्निटिव डिसोनेंस का रियलाइजेशन हो रहा है, एहसास हो रहा है, उन सारे रास्तों को बंद कर दीजिए कि आप वो सोचें ही ना। जहाँ से आपके माइंड में बार बार वो चीज़ें आ रही हैं, आपको धक्का लग रहा है, आप सोचे जा रहे हैं, उस रास्ते को आप बंद कर दीजिए। जब आप रास्ता बंद कर देंगे तो आपका माइंड जो है उधर जाएगा ही नहीं और आपके अंदर गिल्ट भी नहीं आएगा, ना आप बैठ के सोचेंगे। और एक रास्ता बताते हैं साइकोलॉजिस्ट और जो थिंकर्स हैं, वो ये कि शराब पीजिए आप, शराब पियेंगे आपका दुख कम होगा। तो ये फालतू का एक तरीका है, इस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। और ये लास्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, डिसोनेंस एंड एटीट्यूडनल चेंज। एटीट्यूडनल चेंज से भी जो है अपने डिसोनेंस को कम किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, आप किसी का एटीट्यूड चेंज करवाइए, आपका डिसोनेंस कम होगा। एटीट्यूड चेंज करवाने का मतलब कैसे आप करवाएंगे? किसी इंसान के अंदर है, ऐसा है, मान लीजिए वो कहता है कि महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पूरी दुनिया में वो एक सोशल वर्क के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन अपने घर में अपनी बीवी को बहुत पीट रहा है। अब उसके पीछे वो वजह कुछ भी दे कि हाँ घर में बहुत इशू रहते हैं, वो समझते नहीं, वगैरह वगैरह कुछ भी, लेकिन है तो एक तरीके का डिसोनेंस ही। एटीट्यूड कैसे चेंज होगा? आप उसका एटीट्यूड चेंज करवाइए, चाहे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दीजिए या फिर उसके इमेज की बात करिए कि अपनी इमेज का सोचो, इमेज कॉन्शियसनेस का सोचो अपने, कि तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है बाहर तुम कैसे रहते हो और यहाँ पे तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, उसको रियलाइज़ करवाइए उसके डिसोनेंस के बारे में। जब उसको रियलाइज़ होगा तो वो शायद अपना एटीट्यूड चेंज करे और उसकी वजह से इस कॉग्निटिव डिसोनेंस का भी एक रास्ता शायद वो इंसान अपनाए। एक टर्म है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी क्या है? जब कॉग्निटिव डिसोनेंस बहुत ज़्यादा हो जाए ना, हाईएस्ट लेवल का हो, तो वो हो जाता है हिपोक्रेसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पाखंड। आपने सुना होगा हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होगी, जैसे कि मोदी जी का एक मीम बड़ा वायरल हुआ कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। और इसमें भी बहुत मीम वायरल हुए अमित शाह जी के, कि अमित शाह जी ने बात कुछ और बोली, बाद में बात फिर वहाँ से कोई और क्लिप जोड़ के फिर बात कुछ और निकली। इसका मतलब ये है कि इंसान कोई बात कहता है, बाद में उसके विपरीत काम करता हुआ दिखाई दे। ये भी डिसोनेंस एक तरीके का। एक ही इंसान दो तरीके की बात कर रहा है, आज कुछ और कहा, अगले दिन शायद कुछ और कह रहा है, और पीछे वाली बात शायद एक्सेप्ट भी ना करे कि हमसे कुछ और कह रहा है, फिर सामने वाले से जाकर कुछ और कह रहा है। पाखंड एक तरीके से। तो कह लीजिए कि ये जब आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस इस एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए, पब्लिकली, पर्सनल लाइफ की जैसे बात हो रही थी ना, कॉग्निटिव डिसोनेंस में पब्लिकली भी हो सकता है, लेकिन हिपोक्रेसी जो है जनरली पब्लिक होता है और जनरली जो है जानबूझ के किया जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस इनकॉग्निटिव डिसोनेंस भी हो सकता है और कॉग्निटिव भी हो सकता है, लेकिन हिपोक्रेसी में इनकॉग्निटिव नहीं होता, जनरली भी कॉग्निटिव होता है। पाखंड तभी तो इंसान कर रहा है। पाखंड का मतलब ही क्या हुआ कि वो जानबूझ के कर रहा है, अनजाने में जो करे तो वो पाखंड कैसा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक इसमें था जो कि कॉग्निटिव डिसोनेंस से ही जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये हमारा लास्ट जो है, या आई थिंक लास्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड।
इसमें हम लोग थोड़ा बहुत बातें पहले कर चुके हैं। जब शुरुआत में हम लोगों ने बातें की जैसे कि एटीट्यूड क्या होता है, एकदम पहली वीडियो जब एटीट्यूड की आई थी, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एम्बिवेलेंट एटीट्यूड की बात की थी, बट फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग एक ओवरव्यू यहाँ पे लेंगे। देखिए, डायरेक्शन के हिसाब से, यानी कि उसकी दिशा दशा क्या है आपके एटीट्यूड की, उसके बेसिस पे तीन तरीके के एटीट्यूड हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और एम्बिवेलेंट। आप किसी इंसान से नफरत करते हैं, आपका ये नेगेटिव एटीट्यूड है उस इंसान के प्रति। आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके बिना आप जी ही नहीं पाएंगे, देख के एकदम दिल गदगद हो गया, खुश हो गए आप, आवाज़ सुन के ही खुश हो गया, एक फ़ोटो आपने देखी, देख के खुश हो गए आप, ये आपका उस इंसान के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जिससे आप मिल के जो है बहुत खुश नहीं होते, बहुत जो है ना दुखी होते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा बहुत पकाऊ इंसान आ रहा है, आप कहीं जा रहे हैं रास्ते से, आपको वो दिख गया सामने से आ रहा है, ना आप गुस्सा कर सकते हैं ना बहुत प्यार दिखा सकते हैं, वो आया तुरंत जो है आपके सामने खड़ा हो गया, सलाम नमस्ते जो भी करना था उसने किया, और आप भी हंस के है करके जो है गले मिल रहे हैं। ना आप समझ पा रहे हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएं, गुस्सा करें या खुश हो जाएं, मुंह पे बोल भी नहीं सकते। तो ये जो एटीट्यूड आपका हुआ ना, एम्बिवेलेंट एटीट्यूड हुआ, ना पॉजिटिव पूरी तरीके से, ना नेगेटिव पूरी तरीके से। स्ट्रेंथ के बेसिस पे दो तरीके का एटीट्यूड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक एटीट्यूड का एग्जाम्पल कई दिन से बताया जा रहा है। जो शुरू से मान लीजिए आपका एटीट्यूड है बचपन से, स्ट्रॉन्ग होगा। जो आपने बाद में सीखा, वीक होगा। जो चीज़ें आपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस की, आपने अपनी आंखों से देखा किसी को, मान लीजिए किसी ने आपके भाई को या बहन को मान लीजिए गाली दी, आपका पड़ोसी कोई, आपके मन में एकदम नफरत आ जाए उसके लिए, जो है एकदम खून खोलेगा आपका। एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है, भले ही नेगेटिव है। लेकिन वही कोई थर्ड पर्सन आपको आके बताए कि वो उस लड़के ने आपके भाई या बहन के बारे में ऐसी बात बोली, तो भी आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड बनेगा, लेकिन शायद वो उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि आपने जो डायरेक्ट देखा उसका फ़र्क पड़ेगा, जो आपने नहीं देखा उसका फ़र्क पड़ेगा। तीसरा जो है क्राइटेरिया, वो एरिया या मैटर के हिसाब से है कि कहाँ की बात हो रही, किस जो है किस कंटेक्स्ट में बात हो रही। तो उसके हिसाब से तीन हो सकते हैं, मोरल एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड और सोशल या फिर कल्चरल एटीट्यूड। इकोनॉमिक जो है वो इसी में शामिल हो जाएगा, आपका सोशल में भी और पॉलिटिकल में भी। पहले हम लोग बात करेंगे मोरल एटीट्यूड। मोरल एटीट्यूड क्या है? बेसिकली वो सारे एटीट्यूड जो मोरालिटी के कंटेक्स्ट में लिए जाएं, मोरालिटी के डोमेन में आते हैं। नैतिकता के क्षेत्र में जो भी एटीट्यूड आएगा वो आपका क्या होगा? मोरल एटीट्यूड, जो कि बेस्ड होता है वैल्यूज़ पे और आपके नॉर्म्स पे। जैसे कि हमारी वैल्यू क्या है? मान लीजिए आप मुस्लिम हैं, आपकी वैल्यू है सेक्रीफाइस करना, बकरीद पे आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन वही वैल्यू एक जैन के लिए क्या है? मोरल हो सकती है। एक जैन के लिए तो वो बहुत ही इमोरल एक्ट हो गया, एक अनैतिक काम हो गया, क्योंकि वो तो एक बैक्टीरिया को भी मारने में बिलीव नहीं करते, लेकिन आपके हिसाब से वो नॉर्मल है। तो आपकी जो वैल्यू है वो आपके कंटेक्स्ट में मोरल है, एकदम पूरी तरीके से मोरल है, यहाँ आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन उनके कंटेक्स्ट में वो पूरी तरीके से इमोरल है। हिंदुइज्म में पैर छूना मोरल है पूरी तरीके से, इज्जत के नाम पे। हमारे में मान लीजिए मुस्लिम्स हैं, उनमें इज्जत के लिए पैर छूना जो है इमोरल माना जाएगा, क्योंकि किसी के सामने झुकना जो है अलाउ नहीं होता, सिर्फ अल्लाह ताला के सामने झुका जा सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग या मुस्लिम इज्जत नहीं करते, वो भी इज्जत करते हैं, लेकिन उनके तरीके अलग हैं। तो वही हम अगर करेंगे तो वो हमारे हिसाब से इमोरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू हमारी वैल्यूज़ अलग हैं, उनके नॉर्म्स हमारे नॉर्म्स अलग हैं। तो कोई यहाँ पे एक दूसरे को पूरी तरीके से गलत नहीं कह सकता कि नहीं हम ही सही हैं तुम गलत हो, या फिर तुम ही सही हो हम गलत हैं। नहीं, दोनों अपने अपने हिसाब से, अपने अपने वैल्यूज़ और नॉर्म्स के हिसाब से अपने अपने मोरल एटीट्यूड को फॉलो कर रहे हैं। बनते कैसे हैं ऐसे एटीट्यूड? उसके पीछे तीन फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर। सोशल फैक्टर का मतलब यहाँ पे जैसे कि आपकी फैमिली हो गई,
किस ग्रुप के साथ आप जुड़े हुए हैं, प्राइमरी ग्रुप है या फिर जो है जो भी आपका एफिलिएशन ग्रुप है। फैमिली के साथ आप जुड़े हैं तो फैमिली आपको वैल्यू सिखाती है पूरे सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। बच्चा छोटा है, उसको कुछ समझ नहीं है, जैसे जैसे बड़ा होता है समाज को, दुनिया को देखता है और वो चीज़ें सीखता है। उसके समाज, उसकी फैमिली से जो मूल्य मिल रहे हैं उसके हिसाब से वो मोरल है। तो सोशल फैक्टर एक रोल प्ले करता है। या फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, ग्रुप चेंज हुआ, पहले तो फैमिली के साथ था, बड़ा हुआ फ्रेंड के साथ चला गया, उनके साथ कुछ चीज़ें सीख रहा है। पर्सनल फैक्टर में क्या हो सकता है? पर्सनल फैक्टर यानी कि आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आपके आईक्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या मोरल है, क्या इमोरल है। मान लीजिए कि आपकी एज 60-70 है, आपने जो है सारे आश्रम पार कर लिए और आप संसार त्याग करके जंगल में चले गए, या फिर आप ब्रह्मचर्य का मान लीजिए पालन करते हैं। आपके लिए ब्रह्मचर्य क्या है? नैतिक मूल्य है, मोरल एटीट्यूड आपका है। लेकिन आपकी उम्र मान लीजिए 20 साल है, यंग हैं, मॉडर्न हैं आज के टाइम के मान लीजिए जैसे, तो आप ब्रह्मचर्य को सही नहीं मानेंगे। आप कहेंगे कि नहीं, वो तो जो है एक नेचुरल चीज़ है, शादी करनी चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए, क्या उसमें गलत है? तो आपका पर्सनल ओपिनियन है, आपकी पर्सनल सोच है, पर्सनल फैक्टर है, उसके हिसाब से वो आपके लिए नैतिक हो गया। जो 70 साल के, 60 साल के हैं, जिन्होंने पूरे संसार को त्याग दिया, ब्रह्मचर्य को मान लीजिए वो अगर पालन कर रहे हैं, उनके हिसाब से वो नैतिक है। और लास्ट जो है वो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर में कुछ भी आ सकता है। आपके हार्मोन्स की वजह से भी कुछ चीज़ें नैतिक अनैतिक हो सकती हैं, आपकी एज की वजह से भी हो सकती हैं। कोई 7 साल का बच्चा है तो उसकी एज की समझ से बहुत सी अनैतिक चीज़ भी नैतिक हो सकती है। जैसे एक 2 साल का बच्चा है, अगर मान लीजिए उसके सामने आप गिर गए, तो ज़रूरी नहीं कि वो रोएगा, उसको पता ही नहीं कि आप गिरे हैं, तकलीफ हुई आपको, हो सकता है वो हंसे, उसको फनी लगे, तो वो नैतिक अनैतिक क्या ही जाने। तो बहरहाल ये उस कैटेगरी में नहीं आएगा। छोटे बच्चे का सोशलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, बट चूंकि यहाँ पे सोशलाइजेशन होने के बाद की बात हो रही है, तो ऐसे ही एज का फ़र्क पड़ सकता है कि यंग है, बुजुर्ग हैं, फ़र्क पड़ सकता है, मेल हैं, फीमेल हैं, उससे भी फ़र्क पड़ सकता है। लास्ट जो इसमें पॉइंट है मोरल एटीट्यूड में, वो है कि इसको अगर चेंज करना हो तो कैसे चेंज होगा। चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है हमारे हिसाब से। अगर मोरल है, ज़रूरी नहीं सामने वाले के हिसाब से मोरल हो, धर्म के हिसाब से ही नहीं, किसी भी कंटेक्स्ट में, क्योंकि सेकुलर भी हो सकता है। जो एक डॉन होता है मूवीज़ में, या आपने देखा होगा विलेन होता है, वो जो काम कर रहा है वो उसके हिसाब से वो काम बिल्कुल सही है, तभी तो वो कर रहा है। अपनी नज़र में वो हीरो होता है, उसके हिसाब से उसका काम एकदम परफेक्ट है, उसको बुरा ही नहीं लगता, उसको कमी ही नहीं लगती उसमें। तो बहरहाल चेंज की ज़रूरत तो पड़ ही सकती है, कोई भी एटीट्यूड हो तो चेंज करने का वही सारा तरीका है जो पीछे जो है आपको बताया जा चुका है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लीजिए ताकि सेकंड पर्सपेक्टिव को आप जानें, सेकंड व्यू आप जानें। दूसरा है एनफोर्स्ड कॉन्टैक्ट। आप किसी के साथ ज़बरदस्ती घुलिए मिलिए, क्योंकि संगत का असर पड़ता है। जब आप ज़बरदस्ती घुलेंगे मिलेंगे तो सामने वाले की चीज़ें जानेंगे। अगर आपके अंदर मान लीजिए मोरल एटीट्यूड नहीं है तो कैसे आएगा? आप किसी मोरल एटीट्यूड वाले को पकड़िए जिसके अंदर नैतिकता कूट कूट के भरी है, आप उसके साथ रहना शुरू कर दीजिए, आप पाएंगे कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आपके अंदर वो सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा रोल प्लेइंग, जो कि कल बताया गया था, आप रोल चेंज कर दीजिए। आपको जानना है कि हाँ, फीमेल्स की क्या क्या परेशानियाँ, आप एक दिन फीमेल की तरह ज़िंदगी गुजार के देखिए। ये होता है रोल जो है प्लेइंग या रोल चेंजिंग। आप मान लीजिए अपनी वाइफ की चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी वाइफ आपको कोसती है, आप अपनी वाइफ को कोसते हैं, दोनों एक दूसरे का जो है रोल चेंज कर दीजिए, एक दूसरे की ज़िंदगी एक दिन गुजार के देखिए, तो एटीट्यूड समझ में आ जाएगा एक दूसरे का। इसके अलावा ग्रुप एफिलिएशन चेंज होता है। आप फैमिली के साथ थे, फ्रेंड के साथ गए, कुछ और एटीट्यूड हो गया, कुछ और चीज़ें मोरल हो गई। कॉलेज में थे तो कुछ और मोरल था, और मान लीजिए आप छोटे थे, स्कूल में थे, तो आपके लिए कुछ और चीज़ें मोरल थी, और आपका एटीट्यूड उसी के हिसाब से था। और परसुएशन और प्रोपेगेंडा से भी चीज़ें चेंज होती हैं, एटीट्यूड चेंज होता है, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। सेकंड है पॉलिटिकल एटीट्यूड। इसकी क्या वैरायटीज़ हैं? एक तो ये पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, आपका पॉलिटिक्स जैसे कि आप देख ही रहे हैं, उसके हिसाब से एटीट्यूड होता है। आपका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, उस पर भी
डिपेंड करता है। आप डेमोक्रेसी में रहते हैं तो आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड देखिएगा कुछ और होगा। आप डिक्टेटरशिप वाले स्टेट में रहते हैं, राज्य में रहते हैं, आपका एटीट्यूड कुछ और होगा। जैसे डेमोक्रेसी में मान लीजिए आप रहते हैं, हो सकता है आपको सबको साथ लेके चलने जैसी वैल्यू आपके मन में हो, टॉलरेंस हो, ब्रदरहुड की आप बातें करें, सबको बर्दाश्त करने की बातें करें, वीकर सेक्शन के प्रति आप हो सकता है दया दिखाएंगे, माइनॉरिटीज़ को सुनने की बातें करेंगे। लेकिन मान लीजिए जो है नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, चाइना जैसी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ अपने हिसाब से चीज़ें देखेंगे, अपने हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे, ना वीकर सेक्शन की बातें करेंगे, ना किसी और की बातें करेंगे। तो कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है? डिक्टेटरशिप है, थियोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, या जो है मोनार्क हैं, वहाँ पे राजतंत्र चल रहा है, इन सब से भी फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ और पार्टीज़, आप लेफ़्ट विंग वाले हैं कि राइट विंग वाले हैं कि सेंटर वाले हैं। लेफ़्ट वाले हैं तो आपका एटीट्यूड क्या कैसा होगा? मे बी आप बहुत सारे चेंजेस की बात करें। राइट विंग वाले हैं तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, अपनी कल्चर को साथ लेके चलना है या पुरानी परंपराएं साथ लेके चलनी है, क्योंकि बहुत हद तक कंजर्वेटिव होते हैं राइट विंग वाले। सेंटर वाले हैं तो वो थोड़ा सा दोनों को साथ लेके चलेंगे। पॉलिटिकल लीडर्स कैसे हैं उस पर आपका एटीट्यूड डिपेंड करेगा। पॉलिसीज़ या एक्ट्स कैसे आ रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। कैसे बनता है एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड? तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के थ्रू। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है? राजनैतिक समाजीकरण, यानी कि राजनीति की दुनिया में जैसे आप चीज़ें सीख रहे हैं वही है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। आप फैमिली से भी सीख सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पीयर ग्रुप, या फिर मीडिया, प्रोपेगेंडा, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हो गई। आप अपने घर में रह रहे हैं, सबका एक पॉलिटिकल एटीट्यूड होगा अपना। आपके फादर हो सकता है बीजेपी को मानते हो, मदर आपकी कांग्रेस को मानती हो। वो चीज़ें आप देख के पल बढ़ रहे हैं और उसके हिसाब से आपके मन में भी एक एटीट्यूड बन गया। मान लीजिए पूरी फैमिली बीजेपी वाली है, तो आपका जो भी एटीट्यूड डेवलप होगा वो भी कैसा होगा? मे बी आपके फैमिली से ही वो आपके अंदर है और आप भी बीजेपी के फ़ैन हो, क्योंकि आप उतना भी डिटेल आपने पढ़ी नहीं, आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ही नहीं की। या फिर आप जो है बड़े हुए, थोड़ा फैमिली छोड़ के आप आगे बढ़े, फ्रेंड्स के साथ घूमना शुरू किए, उनके साथ आप रहते रहते आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज हो गया। आप बीजेपी को मानते थे, कांग्रेस को मानना शुरू कर दिया आपने। कॉलेज में आप गए, वहाँ पे डिबेट वगैरह आपने की और आपको सेकंड पर्सपेक्टिव के बारे में पता चला, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको पता चला। आप तो बीजेपी के बस इसलिए भक्त हो गए थे कि आपके मम्मी पापा कह रहे थे कि अरे बीजेपी ने राम मंदिर के लिए बहुत काम किया, ये किया वो किया। फिर आपने डिबेट किया, आपको पता चला कि नहीं, शिक्षा वगैरह में तो कुछ बात ही नहीं होती है, बजट में शिक्षा के लिए सबसे कम होता है, हॉस्पिटल में सबसे कम जो है खर्च होता है। तो आपका ओपिनियन थोड़ा थोड़ा में भी चेंज हो जाए। इसके अलावा मीडिया और पड़ोसी वगैरह भी जाहिर सी बात है जैसी बातें करेंगे वैसा एटीट्यूड बनेगा। मीडिया का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मीडिया क्या करती है? एक तरीके से प्रोपेगेंडा करती है। स्पेशली पिछले 10 साल में भारत की मीडिया की रैंकिंग लगातार गिरती रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया। जो पॉलिटिकल एटीट्यूड उन्होंने क्रिएट किया वो बहुत ही बदतर रहा, अभी तक है। किसी एक समुदाय को टारगेट करना, किसी एक कास्ट को टारगेट करना, किसी एक रिलीजन को जो है टारगेट करना, सिर्फ पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए। अब पूरे भारत में जो है उन्होंने एक नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट किया किसी एक स्पेसिफिक धर्म और रिलीजन के खिलाफ। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स, वोट बैंक पूरी तरीके से समाज को बर्बाद करके रख दिया। पिछले 10 साल में जो मीडिया ने काम किया, आज देखिए सोशल मीडिया पे कितनी नफरत है। सबके अपने अपने पॉलिटिकल एटीट्यूड हैं, लेकिन उस एटीट्यूड में नफरत भरी पड़ी है, किसी भी साइड के हों। एक दूसरे को गाली देना, यहाँ तक कि देश से बाहर निकालने की बातें करते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब ही नहीं पता लोगों को। राष्ट्रवाद एक्चुअली में क्या है? अगर आप लोग को पता है कमेंट में बताइएगा कि राष्ट्रवाद क्या है। दूसरे देश को गाली देना राष्ट्रवाद है? सीमा पे जो लड़ रहे हैं उनकी तारीफ करना राष्ट्रवाद है? या फिर जो सत्ता में सरकार है उसकी चापलूसी करना राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद तो एक्चुअली में आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करिए, प्रियम्बल से शुरू होता है। प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। तो वो हम कौन हैं? हम सब लोग हैं, सभी धर्म और रिलीजन के लोग आ गए। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोग देशद्रोही, यहाँ से निकले वहाँ से निकले, ये करे वो करे। हमारे कल्चर को फॉलो करो, यहाँ रहना है तो ये बोलना पड़ेगा, नहीं तो जो है सच्चे हिंदुस्तानी या भारतीय नहीं माने जाओगे। सबका क्या मतलब है?
किसने राष्ट्रवाद की परिभाषा को डिफाइन किया इस तरीके से कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आपको इसी संस्कृति को मानना पड़ेगा या ये चीज़ बोलना पड़ेगा। तो ये सब लंबी डिबेट की बातें, ये सब कैसे हो रहा है, सब मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, या फिर यूँ कहें कि सबसे बड़ा रोल है। उन्होंने प्रोपेगेंडा के ज़रिए पूरे भारत में जहर घोला। रही बात चेंज कैसे होगा आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड, अगेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दीजिए, एनफोर्स्ड कॉन्टैक्ट, रोल प्लेइंग, ग्रुप एफिलिएशन में चेंज करिए, परसुएशन, प्रोपेगेंडा। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की बातें नहीं है, सेम वही इन्फॉर्मेशन है। अगर मान लीजिए कोई जो है कांग्रेस से नफरत कर रहा है, पता ही नहीं, वो तो बस ये सुन रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, या कोई मान लीजिए बीजेपी से नफरत कर रहा है कि हाँ बीजेपी ये कर रही है वो कर रही है, तो किसी का भी एटीट्यूड हो, सही गलत वो बात की बात है। करना क्या चाहिए कि हाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करिए, पढ़िए, उसको देखिए, उसके बाद आपके एटीट्यूड में भी कुछ बदलाव है। एनफोर्स्ड कॉन्टैक्ट, कोई कांग्रेस से नफरत कर रहा है, कांग्रेस पार्टी के साथ थोड़ा 10 दिन जो है भेज दीजिए। बीजेपी से नफरत कर रहा है, 10 दिन उनके साथ रह लीजिए। सच में अगर आपका एटीट्यूड सही है तो बना रहेगा, गलत है तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। रोल प्लेइंग, रोल चेंज करिए, ग्रुप चेंज करिए या पार्टी चेंज कर दीजिए। परसुएशन, प्रोपेगेंडा भी एक जो है तरीका है। आप कांग्रेस के फैन हैं, लेकिन आप इंडियन न्यूज़ चैनल्स को आप देखिए, बीजेपी के फ़ैन हो जाएंगे 15 दिन में, क्योंकि वो सारी कमियां गिना देंगे जो 70 साल में हुई, जो कि थी भी नहीं वो भी गिनवा देंगे वो, और अच्छी चीज़ें सारी गायब हो जाएंगी। परसुएशन हो गया, प्रोपेगेंडा हो गया, आपका ब्रेन वॉश हो गया, आपका एटीट्यूड चेंज हो गया। लास्ट है सोशल एटीट्यूड या फिर सोशल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं एटीट्यूड पे। तो अल्टीमेटली ये क्या है, सोशल एटीट्यूड। तो सोशल एटीट्यूड का मतलब कि आपके वैल्यूज़ और बिहेवियर पे क्या असर पड़ रहा है, और उसी के हिसाब से आपका एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। कैसे असर पड़ता है, क्या फैक्टर्स हैं, उसके क्या सोर्सेज हैं। तो पहला तो फैमिली, फैमिली आपको कैसी वैल्यू दे रही है, क्या चीज़ें सिखा रही है। आपके अड़ोसी पड़ोसी जो हैं, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आपका पीयर ग्रुप, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं, उसी हिसाब से एटीट्यूड आपका डेवलप होता है। ये पीछे पढ़ाया गया था जब इनकलकेशन ऑफ एटीट्यूड बताया। एक एग्जाम्पल इसमें लेते हैं मीडिया का। आप यूट्यूब देखते हैं मान लीजिए, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो दुनिया भर की माँ बहन की गालियाँ देते हैं हर लाइन में। आप वो चीज़ें देख रहे हैं, उस पर 20-20 मिलियन जो है व्यूज़ हैं और 3-3 मिलियन लाइक्स हैं। तो वो जिसके 20 मिलियन व्यूज़ हैं और जो 3 मिलियन जिन लोगों ने लाइक किया, मान लीजिए 30 लाख लोगों ने, इसका क्या मतलब है कि उनका एटीट्यूड इस बात की परमिशन दे रहा है कि हाँ गाली देना ठीक है, क्या दिक्कत है, मस्ती के लिए मजाक के लिए गाली दे रहे हैं, माँ बहन को याद कर रहे हैं। अगर ये एटीट्यूड है और इसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं, तो फिर आप इसके बारे में खुद को जो है सोचने की ज़रूरत है आपको, कि वैसी चीज़ें आप एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप उसमें खुद बिलीव कर रहे हैं। तो इन सब का ऐसे एक असर पड़ता है आपके एटीट्यूड पे, और आप समाज भी बहुत हद तक प्रभावित होता है। और ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्योंकि हमने इन सब चीज़ों को बिल्कुल आम बना दिया है अपने समाज में। अपने यहाँ तक कि फ्रेंड के साथ आप रह रहे हैं मान लीजिए, तो फ्रेंड के साथ हर फालतू की चीज़ें एकदम क्या हैं, कॉमन है, अलाउ हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ग्रुप एफिलिएशन ही एकदम वैसा हो गया है। जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, पहले क्या होता था, तरबियत की बातें की जाती थी, संस्कारों की बातें की जाती थी, और एक प्रॉपर सोशलाइजेशन होता था, एक बच्चा ए सोशल से सोशल बनता था। अब माँ बाप ही ध्यान नहीं देते हैं, फ़ोन देख के बैठ जाते हैं, सोशलाइजेशन भी बेहतर तरीके से नहीं होता। अभी कुछ महीने पहले, आई थिंक लास्ट महीने का जो है केस है, कि 3 नाबालिग लड़कों ने एक नाबालिग लड़की का रेप किया, फिर उसको मार के फेंक भी दिया। वो नाबालिग जो 12 और 14 साल के बच्चे थे, उन लोगों को इतनी दिमाग या समझ कहाँ से आई, किस तरीके का सोशलाइजेशन उनका हुआ, उनके इस एटीट्यूड के पीछे क्या कारण है। कारण कुछ नहीं है, कारण जो है सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया है। हमारा एजुकेशनल जो है सिस्टम भी बहुत हद तक है, सही नॉलेज नहीं दी जाती। सोशल मीडिया पे बच्चे रील देखते रहते हैं, और बहुत ही बुरी बुरी रील और शॉर्ट्स आते रहते हैं, वो सब देखते हैं, इन सब का असर पड़ता ही है, और वैसा ही एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। तो ये था हमारा पूरा एटीट्यूड का चैप्टर, जिसमें कई सारी वीडियोस और लेक्चर्स आए, और ये चैप्टर हम लोग का पूरा हो गया। अगर वीडियो पसंद आया सच में, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। कोई शिकायत हो, कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर बता सकते हैं।
इसके अलावा पीपीटी या नोट्स चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि हम लोग अगली वीडियो में बात करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।